बीजेपी और जेडीयू कश्मीर में कोई जटगोड़ नहीं है। आप इल्ज़ाम दे रहे हो हमारे ऊपर, हमें ना पाकिस्तान के साथ कुछ है ना किसी के साथ कुछ है। हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी रहेंगे, हिंदुस्तानी मरेंगे। एक जॉब और ज़मीन हमारा महफूज रहना चाहिए। यहाँ पर इस चीज़ का जिम्मेवार जो आज गुपकार गैंग है, कार तो बीजेपी की है। नो, जब से महबूबा मुफ्ती को छोड़ दिया गया है तब से फिर से कश्मीर डिस्टर्ब हो गया। जो है डीडीसी इंतखाबात की वो लगातार जोरों शोर से हो रही है। वही जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और जम्मू कश्मीर के साथ साथ वादी कश्मीर की बात करते हैं तो हर कोई सियासत पार्टी जो है वो डीडीसी इंतखाबात के लिए तैयार है। वही जेडीयू की कल हमने बात की, जेडीयू के स्टेट प्रेसिडेंट गुलाम मोहम्मद शाहीन साहब से हमने बात की, लेकिन जेडीयू के साथ ही एक जनरल सेक्रेटरी गुलाम मिर्ज़ा सजाद साहब हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त हैं। इसके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। सजाद साहब से पहले आपका खैर मकदम है डिस्पैच में। सजाद साहब, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि डीडीसी इंतखाबात अब आने वाले हैं, किस तरीके की तैयारियां है जेडीयू की? क्या लगता है, क्या जेडीयू इस बार जीत पाएगी कश्मीर में? इंशाल्लाह व रहमान, जेडीयू ने 165 कैंडिडेट हमने अभी तक जो नॉमिनेशन फाइल किए, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी हम फिलअप कर रहे हैं। 240 तक हम जाने वाले हैं और उम्मीद है हमें कि लोग हमारा साथ देंगे और लोग हमें पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो शराबबंदी पर जो काम किया है, ड्रग्स पे जो काम किया है, और अगर हम बात करें 370 की या 35 की, शायद आपको याद होगा जब 5 अगस्त का वो काला दिन हमारे ऊपर आया, उस दिन हमारे जो 26 मेंबर पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट में बैठे थे, जब हमारी कलेक्शन एनडीए के साथ उस टाइम थी, तो हमारे 26 मेंबरों ने पार्लियामेंट से वॉकआउट कर दिया और नारेबाजी की कि 370 तोड़ना कश्मीरियों के लिए जुल्म है। और इससे बड़ा हम सबूत क्या देंगे लोगों को? हम इससे बड़ा ज़्यादा सबूत क्या देंगे? हमारे 26 मेंबर पार्लियामेंट से उठ के जा रहे हैं, नाराबाजी कर रहे हैं कि ये कश्मीरियों के ऊपर जुल्म है। और देख लीजिए, आज तक 70 सालों में किसी भी सियासत जमात ने कोई ड्रग अवेयरनेस कैंप नहीं किया, किसी ने ड्रग के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई, किसी ने कुछ नहीं किया। एवं इन जमातों ने जो यहाँ पर ड्रग अल्कोहल बैन था, उसकी लाइसेंस फराहम की इन्होंने। आप पिछले दिनों में देख लीजिए, आप आज से 10 साल देख लीजिए, 12 साल देख लीजिए, कोई शराब का दुकान यहाँ पर था नहीं। मगर हमारे मुसलमानों ने मुसलमान पॉलिटिशियनों ने, क्योंकि मुसलमान के लिए ये चीज़ हराम है, उन्होंने ड्रग की लाइसेंस फराहम की। अब हम लोग जब इक़्तिदार में आए, हाँ, बिहार में अच्छे तरीके से इक़्तिदार में आए। बिहार में हमने पहले ये शराबबंदी की, उसके बाद हम श्रीनगर कश्मीर में एक मुहिम चला रहे, जिस मुहिम में मैंने लगभग 750 लड़कों को ड्रग एडिशनल सेंटर भेज दिया इन 2 महीने में। इससे ज़्यादा सबूत क्या देंगे हम लोगों को? आप बता रहे हैं ड्रग की बात आपने की, आपने बात की नौजवानों की बात की आपने, ये तो काम होते रहते हैं। आपने जेडीयू की तब से बात की है, लेकिन ये आम नौजवान भी करता है, एनजीओ भी ये काम करता है। लेकिन जानना चाहूँगा कि इल्ज़ाम जेडीयू पर यह है कि जेडीयू एक वाहिद ऐसी पार्टी है जो बीजेपी से मिली जुली है, इस बारे में क्या कहते हैं? देख लीजिए जनाब, बीजेपी के साथ हमारी कोलेक्शन है बिहार में, इसमें हम ना तो नहीं कर सकते, झूठ बोलना हमें आएगा नहीं। मगर कश्मीर में जो हमारी नीतियाँ है वो अलग है। बीजेपी और जेडीयू कश्मीर में कोई जटगोड़ नहीं है, कोई हमें उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। बट बिहार में हमारी कलेक्शन चल रही है, सरकार में हमारे 26 मेंबर पार्लियामेंट साथ है, तो कश्मीर में हमारा इनके साथ कुछ भी नहीं है। अब इल्ज़ाम लगाते कौन है, पहले उनको तो देख लीजिए, इल्ज़ाम लगाने वाले कौन है? इल्ज़ाम लगाने वाले पहले अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करे कि वो क्या है। उन्होंने पिछले दिनों कहा जब तक 370 35 वापस नहीं आएगा तब तक हम यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और उन्होंने कॉन्टेस्ट किया। सजाद साहब, आपको याद होगा कि एक बड़ा इजलास यहाँ पर निकाला गया, एक बड़ी रैली यहाँ पर निकाली गई। पहली बार इतिहास में मुल्क की गई है कश्मीर वादी में पाकिस्तान के खिलाफ एक
बड़ा प्रदर्शन निकाला गया, उसमें आप भी थे, यानी कि भाजपा ने वो निकाला था, जेडीयू उसके साथ साथ थी, उस बारे में क्या कहते हो? आप बता रहे हो कि हम जेडीयू बिहार में हैं लेकिन कश्मीर में। देख लीजिए, भाजपा ने वो नहीं निकाला था, वो अवाम ने निकाला था, उसमें मैं भी साथ था। वो अवाम ने निकाला था, उसमें ना भाजपा था न जेडीयू था। ये आप इल्ज़ाम दे रहे हो हमारे ऊपर, उसमें नहीं, ये तो सीधी सी बात है। या तो वहाँ पर भी बोला गया है, बीजेपी ने बाज़ाब्ता इन्विटेशन सबको दिया था कि हमें आज पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करना। नथिंग, मुझे तो नहीं पता है किसने ये दिया था, इन्विटेशन किसने दिया था, बट हमने किसी को नहीं दिया था। हमारे लोग खुद आए, क्योंकि वो दिन हमारे लिए एक नहुसत का दिन था। जिस दिन हमने वो निकाला, हमने, आपको याद होगा, शायद आप वहाँ पर हो गए, मैंने वहाँ पर खुद यूएनओ दफ्तर में एक पोस्टर चिपका दिया। क्यों चिपका दिया मैंने? उसमें हमने तो बीजेपी जिंदाबाद तो नहीं कहा था, जेडीयू जिंदाबाद तो नहीं कहा था। सीधे साधे लोग आए थे, प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, हमारे नौजवान आए थे। कश्मीर को छोड़, कश्मीर को अलग छोड़ दो, हमें न पाकिस्तान के साथ कुछ है न किसी के साथ कुछ है। हाँ, बेशक हम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी रहेंगे, हिंदुस्तानी मरेंगे। तो एक और बात जाना चाहूँगा, जब धारा 370 हट गया तो उसके बाद अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि स्टेट हुड वापस दिया जाएगा, और उसके साथ साथ में ये भी कहा कि जो जम्मू कश्मीर में जॉब है, जो जम्मू कश्मीर में ज़मीन है, उसकी हिफाजत हम करेंगे। लेकिन आपको हाल ही में आपको पता होगा, पहले डोमिसाइल आया गया, उसके बाद बताया गया कि अब जो भी बाहर का जो भी कोई मुल्क दुनिया में किसी भी कोने से आप कश्मीर वादी में कोई भी ज़मीन खरीद सकता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ जॉब और यहाँ की ज़मीन महफूज नहीं रही। आप इस बारे में क्या कहते हैं? आप देख लीजिए, उस पर हम भी खिलाफ है उसके। एक जॉब और ज़मीन हमारा महफूज रहना चाहिए यहाँ पर, उस पर हमने प्रोटेस्ट भी किया। तो वो अलग एक सियासत है। मगर अगर हम जाने इस चीज़ का जिम्मेवार कौन है, इस चीज़ का जिम्मेवार जो आज गुपकार गैंग है, इसका जिम्मेवार वही है। 70 सालों में गुपकार गैंग ने इस चीज़ को मुस्तकबिल क्यों नहीं किया? गुपकार गैंग क्यों कहते हैं आप? हाँ, मैं कहूँगा ये गैंग है। मुझे लगता है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस तो अभी बैठ गया है, नया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस यही खड़ा हुआ। अब ये लोगों को नचा रहे, इसको गैंग ही कहते हैं ना, इसको गुपकार गैंग ही कहते हैं, ये गुंडे हैं। याद होगा आपको, शायद आप उस टाइम हो गए जब फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा मुफ्ती साहब ने 50 लोग मारे। मुफ्ती साहब ने कहा था जन्नतुल फिरदौस, उसको खुदा, मरहूम मुफ्ती साहब को जन्नतुल फिरदौस खुदा अता करे, उसने बोला था कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने 50 मारे। तो सजाद गनी लोन की अगर हम बात कहें, उसने दिन दहाड़े कहा अगर फारूक अब्दुल्ला साहब या महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला किसी चीज़ को छूता है तो वो चीज़ गंदी हो जाती है। आज ये कैसे मिल गए भाई? इनके पास इख्तिदार नहीं रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके करप्शन बाहर निकाले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको अकोमोडेशन वापस लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको कस लिया और इन्होंने अब एक गैंग बनाई। अगर वो तब खिलाफ थे, आज कैसे ठीक हो गए? पहले अपनी पॉलिसी क्लियर के लिए हम है क्या? ये खाली रोना है, अपने इख्तिदार के लिए कुछ भी करेंगे, बाकी इनका कोई मकसद नहीं। ये कहते हैं कि हम धारा 370 को वापस लाएंगे। देख लीजिए, जब इन्होंने कहा हमने ये गुपकार गैंग बनाई 370 वापस लाने के लिए, इलेक्शन हम तब तक नहीं लड़ेंगे जब तक 370 और 35 से बहाल नहीं हो जाएगा। मैं भी सोच रहा था नहीं, इन्होंने एक सही कदम उठाया। मगर जब इलेक्शन नजदीक आया तो इन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे, एक नहीं दो उठाए, तीन उठाए, हर एक जगह से इस गैंग ने। तो किस चीज पर आप इनको भरोसा करोगे? मैंने सोचा चलो देर आया दुरुस्त आया, इनको तो अकल आई। मगर मुझे उस टाइम सामने जब आया कि ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, इट मीन्स इन्होंने उस टाइम भी लोगों को धोखा दिया। इख्तिदार के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। इनको ना यहाँ के लोग चाहे, ना यहाँ का नौजवान चाहे, इनको खाली इख्तिदार चाहे और इनको कुछ नहीं चाहिए। बाकी ये हमें यहाँ पर हालात खराब कर रहे हैं यही लोग, गुमराह कर रहे हैं लोगों को यही लोग, हर एक चीज में हाथ इनका है। महबूबा मुफ्ती परसों कह रही थी, गुजर बकुर वालों के पास वो गई थी, इनके जो ढोके हैं वो गिरा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती साहब मुझे ये कहे, जब मुफ्ती साहब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे, जब यहाँ पर मुफ्ती क्या इसका नाम है, महबूबा मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे, तब उसने उनको मुस्तकबिल क्यों नहीं किया वहाँ पर? अगर वो आज उधर जा रही है तब उसने उस पर कदम क्यों नहीं उठाया? तब उनको इख्तिदार था और उस टाइम उसने कहा, जब नौजवानों की किलिंग हो गई शायद इस्लामाबाद में, और उसने कहा चाहे ये चॉकलेट खरीदने के लिए जाते,
क्या ये मिठाई खरीदने के लिए जाए, क्या ये दूध लेने जाता है आर्मी कैंप में जब किलिंग्स हुई? आज कहाँ पर से वो रो रहे हैं इनके ऊपर? तब उसको सोचना चाहिए हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। अगर वो तब आवाज़ उठाती, आज हम उसके साथ होते। आपको लगता है कि कश्मीर में जब से धारा 370 हटा, डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर जो काम है वो यहाँ पर हुआ है, आपको लगता है क्यों? आप देख लीजिए, आजकल वो कोई ऐसा रोड नहीं है जो बंद नहीं गया। आप देख लीजिए यहाँ पर करप्शन कितनी ख़त्म हो गई। आप देख लीजिए, आजकल एक फ़ोन घुमाने से हर एक जगह पर सारे एक्टिव है, क्योंकि आज पुलिस को किसी का हल नहीं है, क्राइम कम हो रहा है, क्योंकि पुलिस किसी मिनिस्टर के आगे नहीं है। अभी पुलिस किसी को पकड़ता नहीं था तो यहाँ से फ़ोन हो जाता था। आजकल पुलिसिंग देख लीजिए, आपको शायद याद होगा, पिछले दिनों 40 किलो 70 किलो 100 200 5000 बोतल तक पारिमपुला पुलिस स्टेशन में, मुझे याद है 5000 बोतल उन्होंने कोडीन की पकड़ ली। कितना ड्रग्स इन्होंने ख़त्म किया। ये माफिया भी यही लोग चलाते थे, अब ये बंद हो रहे हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब बीजेपी काम कर रही है, सरकार काम कर रही है। मैं बीजेपी नहीं कह सकता, सरकार यहाँ पर काम कर रही है। सरकार तो बीजेपी की है। नो नो नो, यहाँ पर सरकार बीजेपी की नहीं है, यहाँ पर अभी एलजी का राज है, सेंटर में सरकार। हाँ तो हाँ बेशक, सेंटर और हमारे जो बड़े आदमी ये एलजी साहब है, ये चाहता है कि मैं कश्मीर का तकदीर और तदबीर बदल दूं, कश्मीर को मैं ठीक करूं। ये कहां से फंड्स लाता है, क्या करता है, मगर हमें इसने अभी तक कोई कमी कश्मीर में नहीं रखा। आप देख लीजिए, डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, ऑफिसों में आज 12 घंटे के अलावा किसी भी कागज को लगता नहीं, क्योंकि मैं खुद गया हूं 5-6 जगह पर, जहां पर भी हम पिछले दिनों मैंने किसी ऑफिसर के खिलाफ एक कंप्लेंट की थी और 24 घंटे में मेरे पास रिजल्ट आ गया। और आम लोग भी आजकल यही कर रहे हैं। सीएम गवर्नर की अपनी जो ग्रेवेंस सेल है उसके नंबर दिए गए हैं, कोई भी ऑफिसर काम नहीं था, करप्शन खत्म है और काम हो रहा है। और डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हो, देख लीजिए, जब से महबूबा मुफ्ती को छोड़ दिया गया है तब से फिर से कश्मीर डिस्टर्ब हो गया। और इंशाल्लाह रहमान आने वाले दिनों में ये चीज़ ठीक हो जाएगा और डेवलपमेंट भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और शायद खुदा करे कि यहाँ पर फिर से एक हुकूमत बन जाए और उसमें जेडीयू आ जाए, तो इंशाल्लाह रहमान हम तकदीर और तदबीर दोनों चीज़ बदल देंगे। एक और बात जानना चाहूँगा, आपने मनोज सिन्हा की बात की, आपने बोला कि जो सतपाल मलिक है 50,000 नौकरियों का उन्होंने ऐलान किया था, उसके बाद आए मनोज साहब, उन्होंने 8,000 नौकरियां फराहम की, लेकिन अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ। उसके बाद एलजी साहब, मनोज सिन्हा जो इस वक्त मौजूद है, उन्होंने बताया कि 5 साल में यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी। आपको नहीं लगता है यहाँ पर लोगों से धोखा किया जाता है, लोगों को बस मुंह में टॉफ़ी रखा जाता है? देख लीजिए, अगर मनोज सिन्हा साहब ने कहा कि 5 साल लग जाएंगे, अभी उसको 5 साल बराबर नहीं होंगे। मुझे लगता है उसने जो वादा किया वो एक अच्छा नेक आदमी है, हम उसको पर्सनली जानते हैं। नहीं, आपको नहीं लगता? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं लगता हूँ, आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर लोगों से धोखा किया जाता है? देखिए, पहले आपको भी याद होगा, आप भी एक बड़े लीडर हो, आपको भी याद होगा कि 3 महीने बोला गया, पहले माफ़ कीजिएगा 50,000 नौकरियों का बोला गया, उसके बाद 8,000 नौकरियाँ दिया गया, उसके बाद बताया जाता है कि 5,000 में अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म की जाएगी। तब तक तो बीजेपी की सरकार भी ख़त्म हो जाएगी ना? नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसके साथ मैं भी हूँ, अभी तक धोखा ही हुआ है जी, अभी तक धोखा ही हुआ है। बट इस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक करेगा। और हमारे जो एलजी साहब है, ख़ास तौर पर एलजी साहब की मैं बात करूँ, एलजी साहब इस चीज़ को जल्द से जल्द ठीक कर लेंगे। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे हुए हैं, लग नहीं जा रहे हैं, लगे हुए हैं, मेहरबानी करके उन इल्ज़ामों को दूर कीजिए। आप एक सच्चे आदमी हो, आप एक अच्छे आदमी हो, आप ये साबित करके दे दीजिए मैं कश्मीर के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और इंशाअल्लाह रहमान जल्द से जल्द हमारे एलजी साहब इस चीज़ को ठीक करें। मुज़फ़्फ़र शाह आप जानते ही हो, सुर्खियों में वो रहते ही है लगातार। उनका मानना है कि धारा 370 असल में हटा नहीं है। वो बोलते हैं धारा 370 अभी वापस आ सकता है, वो ला सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं? मुज़फ़्फ़र शाह तो नहीं ला सकता, ये लोगों को झूठ बोलने के अलावा इनको आता नहीं है कुछ। ये अभी कोर्ट की लड़ाई है, ये सुप्रीम कोर्ट में मसला है, सुप्रीम कोर्ट में फाइट है, और सुप्रीम कोर्ट कभी कश्मीर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। जी, मैं नहीं कहता हूं कि धारा 370 वापस नहीं आ सकता है। धारा 370 न जेडीयू ला सकता है, धारा 370 न मुज़फ़्फ़र शाह ला सकता है,
धारा 370 ना ये गुपकार गैंग ला सकती। जी धारा 370 खाली हमें सुप्रीम कोर्ट दे सकता है वापस, या अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे इस आर्डर को वापस वो कर सकती है। जी और इंशाल्लाह रहमान हमें उम्मीद है, जैसे हमारे होम मिनिस्टर साहब ने पिछले दिनों कहा कि हम वापस दे रहे हैं स्टेटहुड, और इंशाल्लाह रहमान धीरे धीरे ये सब कुछ वापस आ जाएगा, और स्टेटहुड में जल्दी वापस इंशाल्लाह रहमान दे रहे हैं कि उसी में इनको इलेक्शन करवाना पड़ा। इलेक्शन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऊपर हमारे ऊपर बैठ जाता है, हर एक के ऊपर बैठ जाता है। इलेक्शन होने के बाद शायद ये 300 ये हमारे जो ये स्टेटहुड है वो वापस मिल जाएगा। आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, क्योंकि वक्त की कमी है, यहाँ पर मैं नज़र रखते हुए आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूँगा कि जेडीयू अगर यहाँ पर असेंबली इंतखाबात हुए, वैसे अभी उसका कोई नामो निशान नहीं है, अगर हुए तो उसके बाद अगर सेंटर में भाजपा की सरकार आती है और जम्मू कश्मीर में जेडीयू की सरकार आती है, क्या आप अलायंस भाजपा के साथ करोगे? देख लीजिए, पहले तो हम अलायंस किसी के साथ करेंगे नहीं जी, क्योंकि अगर यहाँ पर असेंबली इंतखाब हो गई और जेडीयू फुल मेजॉरिटी में आएगी, ये मैं आपको अभी कह रहा हूँ, क्योंकि जेडीयू काम के लिए उतरा है। जेडीयू एक मजलूमों की जमात है। आप देख लीजिए पिछले दिनों बिहार में जेडीयू ने जेडीयू की ज़रूरत थी, नीतीश कुमार की ज़रूरत थी, जो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार जी, उसकी ज़रूरत थी बिहार को, और बिहार के लोगों ने वो साबित करके दे दिया कि उसको वापस लाया नीतीश कुमार को। अब वहाँ पर हमारी मजबूरी है, वहाँ पर हमें देख लीजिए, मैं बीजेपी को इल्ज़ाम आयद नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी भी कोशिश कर रही है देश में सब कुछ ठीक हो जाए, देश से हर एक चीज़ ठीक हो जाए, उनका भी यही कहना। अगर हमारी सरकार आती है, असेंबली हो जाती है, तो हमारी सरकार फुल मेजॉरिटी में आएगी, और उस टाइम वक्त पे हर कोई फैसला सही होता है। और जिस अगर हमें कलेक्शन करनी पड़ी तो हमारे सामने बीजेपी के बगैर कोई ऑप्शन उस टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलना चाहते। ओके, शुक्रिया झूठ नहीं बोल करने के लिए। ये थे हमारे साथ जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा जावेद सजाद साहब, और इनके साथ हमने गुफ्तगू की, और जीडीसी इंतखाबात के लिए ये बिल्कुल तैयार है, और इनकी कोशिश यही है कि हम जो जीडीसी इंतखाबात है ये जीतेंगे। आने वाले वक्त में देखेंगे किस तरीके का रहेगा इलेक्शन का एक बड़ा रिजल्ट, वो तो हमें भी इंतज़ार रहेगा और आपको भी इंतज़ार रहेगा। आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ द डिस्पैच।